तो यही चीज थी कि प्रिमिटिव एनवायरनमेंट में लिटिल न्यूट्रिएंट थे, कम थे, और उसके बाद जैसे लाइक उसमें और भी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्गेनिज्म में आनी है, या न्यू कैरेक्टरिस्टिक या डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक या थोड़े से हाईली डेवलप्ड कैरेक्टरिस्टिक आने चाहिए, तो उनका सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स कुछ और होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सो द फोटोसिंथेटिक हैबिटेट वाज प्रोबेबली इन्वॉल्वड इन ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म जैसे हमने पढ़ा है फर्स्ट ईयर में बैक्टीरिया के हवाले से, कि उनमें जो लाइक फोटोसिंथेसिस का जो अमल होता है वो लाइक द प्लांट्स नहीं होता है। उनमें जो है लाइक रिड्यूसिंग कार्बन को करने की, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए जो सोर्स ऑफ हाइड्रोजन होता है वो सोर्स ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, और बजाय ऑक्सीजन गैस रिलीज होने के सल्फर गैस रिलीज होती है। इसी तरह से जो बाद में जैसे आपको पता है कि जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर ये मैकेनिज्म है, या जो दूसरे लाइक जो फोटोसिंथेटिक साइनोबैक्टीरिया, इवन साइनोबैक्टीरिया, तो उनके अंदर जो है सोर्स ऑफ, जैसे हम हाइड्रोजन कहें वो वाटर होगा और उसके बदले में कार्बन और उसके बदले में ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। तो अब यकीनन क्या हुआ है कि थोड़ा बहुत एनवायरनमेंट के अंदर चेंज या तब्दीली आ गई है। एनवायरनमेंट के अंदर चेंज या तब्दीली ये आई है कि पहले शुरू में आप देखें विदाउट ऑक्सीजन एनवायरनमेंट था, विदाउट ऑक्सीजन पूरा एटमॉस्फेयर, ये ऐसा एटमॉस्फेयर था जिसमें ऑक्सीजन नहीं थी। अब क्योंकि जैसे ऐसी फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म हो गई है जिसमें एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन जो बहुत ज्यादा हो गई है, तो यकीनन जैसे एनवायरनमेंट अब चेंज हुआ है, अब चेंज हुआ है तो आगे फर्दर किस तरह की उसमें जो चेंजेस आती हैं ऑर्गेनिजम्स के हवाले से, तो सबसे पहले जैसे देखेंगे द इनिशियल फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव लिविंग, इनिशियल फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव लिविंग स्ट्रक्चर्स, जिसे हम कहते हैं प्रोटोसेल। इनिशियल फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रक्चर्स, प्रोटोसेल जिसे कहेंगे, इज थॉट टू रिक्वायर सम स्पेसिफिक सपोर्टिंग केमिकल एनवायरनमेंट। अब इनको एक ऐसा एनवायरनमेंट, केमिकल ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए, जैसे आपको पता है कि अर्ली अर्थ का जो केमिकल एनवायरनमेंट था, अर्ली अर्थ है केमिकली रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर कौन सा होगा? जिसमें ऑक्सीजन नहीं थी, जिसमें ऑक्सीजन कम थी। अब जैसे आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस के फिनोमेना की वजह से ऑक्सीजन अब ज्यादा हो गई है, तो अब यानी एनवायरनमेंट ये जो चेंज हुआ है, विच व्हेन एक्सपोज टू एनर्जी इन वेरियस फॉर्म, जैसे हीट, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इटीसी, प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या मोनोमर्स। जैसे जैसे केमिकली रिड्यूस एनवायरनमेंट था और उसको जैसे वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी मिले, तो उसी में से जैसे सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड या मोनोमर्स बने, और ये कंपाउंड आगे मिलके अक्यूमुलेटेड इन अ मॉलिक्यूलर सूप, जैसे पॉलीमर बन गए। सिंपल फॉर्म, सिंपल मॉलिक्यूल से जैसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं कि जैसे अमाइनो एसिड्स अगर बन गए, अमाइनो एसिड्स आपस में मिलके जैसे प्रोटीन्स बना रहे हैं, इसी तरह से मोनोमर्स के हवाले से हम देखें, जैसे सिंपल शुगर्स हैं वो आपस में मिलके पॉलीसेक्राइड बन रहे हैं। तो शुरू शुरू में जैसे मोनोमर्स बने और उसके बाद जैसे पॉलीमर्स बनने का अमल शुरू हुआ। और हम जैसे सेल की स्ट्रक्चर देखते हैं, सेल की जब केमिकल कंपोजिशन देखते हैं तो उसके अंदर कई पॉलीमर्स मौजूद हैं। तो यकीनन ये पॉलीमर कहाँ से बने होंगे? ये मोनोमर्स आपस में मिलके पॉलीमर बनाया होगा। तो अर्ली अर्थ है इट इज अ केमिकली रिड्यूस्ड एटमॉस्फेयर, और जब इसको जो है कोई एनर्जी का सोर्स मिला था तो इसकी वजह से इनमें से मोनोमर्स बने, और देन मोनोमर से आगे जो है पॉलीमर्स बने। एंड देयर आर अ नंबर ऑफ लोकेशन posited or hypothesized as providing suitable condition for the formation of concentrated chemical soup, including volcanoes, hydrothermal vents, shoreline and outer space। तो यानी ये जिस तरह से ऐसे पॉलीमर यकीनन कहाँ बने, जिनकी लोकेशन, नंबर ऑफ लोकेशन, ठीक है, कि किन किन जगहों पे जैसे ये जो अर्ली लाइफ थी तो वहाँ पे पॉलीमर भी जैसे बन गए थे। तो ये वोल्केनो जो बहुत ही जैसे आपको पता है कि एक्सट्रीम इन्वायरमेंट होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और इसी तरह से हाइड्रोथर्मल वेंट्स हैं, शोर लाइन्स हैं या आउटर स्पेस, इनके अंदर ऐसे पॉलीमर बनने का अमल शुरू हो गया। तो यानी अर्ली अर्थ, यानी जो की पॉइंट्स हैं हम ये नोट करेंगे। प्रिमिटिव सेल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड प्रोटोसेल। अर्ली जो अर्थ का एनवायरनमेंट जो है केमिकली रिड्यूस्ड एटमॉस्फेयर था, तो शुरू में मोनोमर्स बने, मोनोमर्स से आगे पॉलीमर्स बने, और पॉलीमर्स से
ये पॉलीमर कहाँ कहाँ पे बने थे, उनकी लोकेशन या प्लेसेस क्या थी, इन इन जगहों पे जैसे आहिस्ता आहिस्ता अब जो है पॉलीमर बनना शुरू हो गए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट के पॉलीमर तो बने, उसके बाद आगे क्या हुआ, अर्थ एंड इट्स एटमॉस्फेयर स्लोली बिगेन टू चेंज। अब चेंज कैसे, जैसे आपको पता है कि ओजोन पहले शुरू में ओजोन लेस लेयर था, ऑक्सीजन नहीं थी, अब ऑक्सीजन भी है, ओजोन भी आहिस्ता आहिस्ता बनना शुरू हो गया। प्लस में आप जैसे देखिए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे पॉलीमर भी बनना शुरू हो गए, तो यकीनन जो है अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है अब आहिस्ता आहिस्ता चेंज होने लगा है। शुरू में तो अर्थ एक जैसे हॉट हार्ट जैसे उसका टेम्परेचर था, और उसमें जैसे इंफ्रारेड रेडिएशन से ज्यादा आ रही थी, अब जो है इस तरह से नहीं, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है अब स्लोली बिगेन टू चेंज। कैसे, ओजोन इन द अपर एटमॉस्फेयर बिगेन टू फिल्टर अल्ट्रा वायोलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। जैसे आपको पता है कि सन से जो अल्ट्रा वायोलेट रेडिएशन आते हैं, तो ओजोन लेयर की वजह से काफी सारे अल्ट्रा वायोलेट रेडिएशन रिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं, रिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं, इसका मतलब है अर्थ पे वो पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो अर्थ पे नहीं पहुंच पाते हैं तो इसके टेम्परेचर में, अर्थ के टेम्परेचर में भी चेंज आ जाएगी, तो अर्थ के यकीनन टेम्परेचर में चेंज आ जाएगी। इसी तरह से आपने देखा कि अर्थ पे जो अर्लीस्ट जैसे ऑर्गेनिज्म है वो आहिस्ता आहिस्ता ऑक्सीजन रिलीज करना उन्होंने शुरू कर दिया, और इसी तरह से अर्थ पे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पॉलीमर्स के बनने का भी अमल जैसे शुरू हो गया था। तो अपर एटमॉस्फेयर began to filter ultraviolet radiation from the sun, reducing the atmosphere, slowly became oxidizing atmosphere, and at least some organism began to utilize oxygen. जैसे देखिए शुरू का एनवायरनमेंट जैसे कैसा था, शुरू का एनवायरनमेंट था रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, ऑक्सीजन नहीं थी, विदाउट ऑक्सीजन था। अब जैसे कि ऑर्गेनिज्म, काफी सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें फोटोसिंथेसिस का अमल हो रहा था, तो ऑक्सीजन बन रही थी, अब ये एनवायरनमेंट ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर हो गया, जिसकी वजह से जाहिर है जब ऑक्सीजन अवेलेबल थी तो वहां पे ऑर्गेनिजम्स आहिस्ता आहिस्ता ऑक्सीजन को यूज करना उन्होंने शुरू कर दिया, ऑर्गेनिज्म बिगिन टू यूटिलाइज ऑक्सीजन। तो ये चेंजेस आई कि ये ओजोन लेयर बन गया, टेम्परेचर में भी अर्थ की कमी हो गई, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पॉलीमर भी बन गए, और ऑक्सीजन जो थी उसको ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज करना उन्होंने शुरू कर दिया। और अर्थ का जैसे एटमॉस्फेयर था वो कहां से किस तरह से चेंज हुआ, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर से ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर में चेंज हो गया। रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर से, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर कौन सा होता है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, जिसे हमने पहले ही पढ़ा है विदाउट ऑक्सीजन है, विदाउट ऑक्सीजन, रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट विदाउट ऑक्सीजन। और ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर अब तब हुआ है जब इसमें जैसे यकीनन ऑक्सीजन अब एटमॉस्फेयर में आ गई है, तो हम कहेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर है। इसी तरह से एक और फिगर है जैसे आपको याद करनी है कि ये कब अमल हुआ, 420 मिलियन ईयर्स अगो, 420 मिलियन ईयर्स अगो इनफ प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर हैज बिल्ट अप टू मेक अप लाइफ ऑन द लैंड पॉसिबल। जमीन पे, अर्थ पे लाइफ तभी पॉसिबल है जब ये ओजोन लेयर जो बना, ओजोन का लेयर जब बना, तो जाहिर है सन से इतनी ज्यादा अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन अर्थ पे नहीं आ रही थी, और टेम्परेचर में भी कमी आ गई। टेम्परेचर में कमी आने की वजह से अब लैंड पे आहिस्ता आहिस्ता लाइफ जो है बनने का अमल जो है शुरू हो गया। बिकॉज अर्लीस्ट लाइफ कहाँ पे थी, हाइड्रोथर्मल वेंट्स, एक्सट्रीम जो वहां पे कंडीशंस जहां जहां पे थी वहां पे लाइफ थी। आर्किया, आर्की बैक्टीरिया वहां पे थे। अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जमीन पे जैसे टेम्परेचर में तब्दीली आई, तो यानी यकीनन अब टेम्परेचर में तब्दीली आई है, तो लैंड पे ऑर्गेनिज्म रहना उन्होंने शुरू कर दिया। हम कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन जो एवोल्यूशनिस्ट होते हैं जो उन्होंने दिया है उसके हवाले से बात कर रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे हम देखते हैं कि शुरू में जैसे उन्होंने कहा कि लाइफ नहीं थी प्लानेट अर्थ पे, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता स्लोली एंड ग्रेजुअली किस तरह से लाइफ जैसे इनकी एवोल्यूशन हुई है, इवॉल्व हुई है, तो वो पॉसिबल जैसे एक थ्योरीज हैं एवोल्यूशनिस्ट की, वही हम डिस्कस कर रहे हैं। तो उसके बाद आयरनिकली द चेंज फ्रॉम ए रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर टू एन ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर। रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर कौन सा था, अर्ली एटमॉस्फेयर कौन सा था जिसमें ऑक्सीजन नहीं थी। अब ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर हुआ है, क्यों हुआ है, वाई, बिकॉज अब ऑक्सीजन की लाइक कंसंट्रेशन अब जो है एटमॉस्फेयर में ज्यादा होने लगी। आल्सो मीन दैट लाइफ कुड नो लॉन्गर अराइज अबायोटिकली, यानी अब जो है लाइफ से ही जो है आगे जो
बनेगी। शुरू में जैसे आपने देखा कि जैसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जमा हो गए, प्रोटोसेल बना, तो यानी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स वो बन रहे थे, जैसे मोनोमर से पॉलीमर बना, पॉलीमर से देन जो है ऐसे सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स जैसे बनना शुरू हो गए। ये कैसे जैसे मोनोमर बन रहे थे? मोनोमर तो जैसे आपको पता है कि कार्बन हाइड्रोजन ये आपस में मिलकर डिफरेंट जो है मोनोमर बन रहे थे। अब जब इन्होंने ये आइडिया दिया कि जब ऑक्सीजन जैसे एटमॉस्फेयर में आई है, अब जो है लाइफ से ही क्रिएट होगी, उसी से ही जैसे आगे जो है ऑर्गेनिज्म बढ़ेंगे। ऐसे नहीं होगा कि नॉन लिविंग थिंग्स से अब जो है लिविंग थिंग्स बनेंगे। तो यानी आयरनिकली चेंज फ्रॉम रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर टू ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर जब ये हुआ, उसका मतलब उन्होंने ये लगाया कि अब लाइफ कुड नो लॉन्गर अराइज बायोटिकली, अब नॉन लिविंग थिंग्स से अब नहीं बनेगी, जो ऑलरेडी अब जो लाइफ कुछ बन गई है, लाइफ की फॉर्म बन गई, उनमें से जब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ बनेंगे। कब? जब रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर से ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर हुआ है। तो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर की थोड़ी सी अगेन एक्सप्लेनेशन है। एटमॉस्फेयर कंडीशन इन विच ऑक्सीडेशन इज प्रिवेंटेड बाय रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड ऑक्सीडाइजिंग gases are vapors and which may contain actively reducing gases such as hydrogen, carbon and monoxide, and gases such as hydrogen sulfide that would oxidize by any प्रोसेस। ये केमिस्ट्री के हवाले से जैसे आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जैसे फिनोमेना पढ़ा है, वही सेम है। इसकी थोड़ी सी जस्ट एक्सप्लेनेशन है, बट सिंपली जो की पॉइंट यही है कि जब एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर से ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर हुआ है, तो अब जो लाइफ से ही जो आगे जो इवॉल्व फर्दर होगी, अब बायोटिकली यानी नॉन लिविंग थिंग से अब नहीं बनेगी। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं कि लाइक एवोल्यूशन ऑफ प्रोकैरियोट्स टू यूकैरियोट्स। अब जो है जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले पहली पैरा में डिस्कस किया कि लाइफ अब जो है अब कैसे होगी, अब जो है लाइफ से ही जैसे आगे जो उसमें इवॉल्व होगी प्रोकैरियोट से अब यूकैरियोट्स की लाइफ की तरफ आते हैं। जैसे अर्लीस्ट ऑर्गेनिज्म जो थे वो आर्किया थे, अब जो है उसमें से यूकैरियोट्स, अर्ली यूकैरियोट्स वो बनेंगे। As per fossil record, the eukaryotes appear 1.9 to 2.1 billion years ago। जैसे साइंटिस्ट ये तब बात करते हैं कि जब इनको कोई फॉसिल रिकॉर्ड मिलता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का या प्लानिट अर्थ का, तो उससे अंदाजा लगाते हैं कि ये कितने मिलियन ईयर्स अगो की बात है। तो इसी तरह से कि यूकैरियोट्स अपीयर कब हुए? 1.9 to 2.1 बिलियन ईयर्स अगो, बिलियन ईयर्स अगो, बिलियन ईयर्स अगो, बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, ये थोड़ी सी ऐसी फिगर्स हैं, टोकन टाइप के सवाल जो होते हैं, तो आप याद करेंगे कब यूकैरियोट्स की एवोल्यूशन हुई है, तो ये आप नोट करेंगे। दे अरोज फ्रॉम प्रोकैरियोट्स वर्ड। जैसे यकीनन आप सीरीज और सीक्वेंस भी जैसे देखते आ रहे हैं कि अब यकीन पहले जो ऑर्गेनिज्म थे वो प्रोकैरियोट्स थे, प्रोकैरियोट से ही यूकैरियोट्स बनते आगे इवॉल्व हुए, प्रोकैरियोट से थोड़े अब कॉम्प्लेक्स हुए, अब ये यूकैरियोट्स बने। तो प्रोकैरियोट्स में आपको पता है कि उनके अंदर कोई ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, और यूकैरियोट्स है उनमें ट्रू न्यूक्लियस मौजूद है। ठीक है, ये तो बेसिक चीजें जो आपने यकीनन पढ़े हैं। जैसे यूकैरियोट्स वो होते हैं जिनमें ये जैसे ट्रू न्यूक्लियस होता है। ट्रू न्यूक्लियस किसे कहते हैं? ट्रू न्यूक्लियस हम उसे कहते हैं जिसमें ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जिसके अंदर इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, क्रोमोसोम्स इसी के अंदर मौजूद हैं। और प्रोकैरियोटिक जैसे बैक्टीरियम है तो उसके अंदर जो है ये इसका जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है या जेनेटिक मटेरियल है, और इसमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होती है, कोई भी ऑर्गेनेल नहीं होता है। तो बहरहाल प्रोकैरियोट से यूकैरियोट से इवॉल्व हुए। ठीक है, दे अरोज फ्रॉम प्रोकैरियोट्स, यानी यूकैरियोट्स कहाँ से इवॉल्व हुए? प्रोकैरियोट से। थ्योरीज अबाउट एवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोट्स, जैसे ये यूकैरियोट्स कैसे इवॉल्व हुए, जैसे आपको पता है इनके दरमियान जो डिस्टिंग्विश या फर्क होता है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के दरमियान डिस्टिंग्विश, जैसे यकीनन आपने फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ा होगा। तो प्रोकैरियोट्स में एक तो मेन डिफरेंस ये है कि इनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट्स में नहीं है, उनमें मौजूद है। ट्रू न्यूक्लियस यूकैरियोट्स में मौजूद है, प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस नहीं है। एक ये फर्क है। दूसरा फर्क ये है कि जैसे इनके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल ओनली राइबोसोम होते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर, उसके अलावा कोई ऑर्गेनेल नहीं होगा। इसके कंपैरेटिवली आप यूकैरियोट्स में देखें
कि उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी है, उसमें क्लोरोप्लास्ट भी है, उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, गोल्जी बॉडीज भी है, ये सब यूकैरियोट्स के अंदर होते हैं। इसी तरह से प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं उनका जो क्रोमोसोम्स होते हैं, उन्हें क्रोमोसोम को हम ट्रू क्रोमोसोम नहीं कहते हैं। ट्रू क्रोमोसोम क्यों नहीं कहते हैं? वाई? बिकॉज एक बाल लाइक प्रोटीन होते हैं जिन्हें हिस्टोन कहते हैं, वो हिस्टोन इनमें नहीं होते हैं प्रोकैरियोट्स में, और यूकैरियोट्स के अंदर हिस्टोन प्रोटीन होते हैं बाल लाइक, जिनके ऊपर डीएनए की कॉइलिंग होती है। तो ये एक चंद एक थोड़े से डिफरेंस हैं जो फर्स्ट ईयर क्लास में सेल चैप्टर के अंदर ये ऐसी चीजें मौजूद हैं। तो हम एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस वजह से ये डिस्कस कर रहे हैं। शुरू में देखें कि काफी सारी जो है ऐसी नॉन लिविंग थिंग्स होती थी एटमॉस्फेयर में, जो मिलके जिन्होंने मोनोमर बनाए, मोनोमर से जो पॉलीमर बने, और इसी तरह से आर्की बैक्टीरिया बने, आर्किया बने, आर्किया से जैसे यूकैरियोटिक अब सेल बने, तो ये उसमें यकीनन किस तरह से बने उसके हवाले से भी जैसे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, एवोल्यूशन के हवाले से कॉन्सेप्ट है कि यूकैरियोट्स कैसे बने। यानी हेडिंग ये है, थ्योरीज अबाउट एवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोट्स, यानी यूकैरियोट्स कैसे इवॉल्व हुआ, उसकी भी जैसे थ्योरीज उन्होंने दिए हैं कि पॉसिबली प्रोबेबली क्या हुआ था, या किस तरह से मैकेनिज्म हुई थी जिसकी वजह से जैसे प्रोकैरियोट से यूकैरियोट्स बने, प्रोकैरियोट से यूकैरियोट्स इवॉल्व हुए। टू थ्योरीज हैं दैट हैव बीन पुट फॉरवर्डेड अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोट्स फ्रॉम प्रोकैरियोट्स। जो यूकैरियोट्स बने कहां से बने? प्रोकैरियोट्स से। उसके हवाले से जैसे दो थ्योरीज हैं, कौन सी? एक मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन थ्योरी है और दूसरी है एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी। मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन थ्योरी, जैसे इन्वेजिनेशन कहते हैं जैसे ये कोई भी मेम्ब्रेन है जब ये इनवर्ड मूव करती है, इनवर्ड फोल्डिंग होती है, तो उससे हम कहते हैं इन्वेजिनेशन कहते हैं। इनवर्ड अंदर की तरफ जैसे मेम्ब्रेन ये बन जाते हैं, और उसके बाद अंदर कोई भी अगर स्ट्रक्चर आ जाती है तो यकीनन एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर बन जाती है, चाहे वो न्यूक्लियस हो चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, तो इससे हम कहते हैं मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन थ्योरी। बहरहाल हम आते हैं नेक्स्ट इनकी पॉइंट्स पे आते हैं कि मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन थ्योरी क्या होती है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन थ्योरी का मतलब है कि नंबर ऑफ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस फॉर द ओरिजिन ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स हैव बीन सजेस्टेड। One of the process that prokaryotic cell membrane folded inward इन्वेजिनेटेड टू इनक्लोज द कॉपीज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। जैसे शुरू में हमने डिस्कस किया कि जैसे प्रोकैरियोटिक सेल है उसका जेनेटिक मटेरियल उसके बाहर कोई कवरिंग नहीं है, बट यूकैरियोटिक सेल है उसके जेनेटिक मटेरियल के बाहर जो है कवरिंग मौजूद है। तो ये कैसे हुआ होगा? यकीनन ये कह रहे हैं कि ये मेम्ब्रेन है, इसकी इन्वेजिनेशन है। इन्वेजिनेशन की मीनिंग है इनवर्ड मेम्ब्रेन की फोल्डिंग हुई है, तो जेनेटिक मटेरियल अब इस मेम्ब्रेन के अंदर आ गया। तो इसी तरह से ये जो प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल बन गया। प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन, प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन फोल्डेड इनवर्ड इन्वेजिनेटेड टू इनक्लोज द कॉपीज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। ये जेनेटिक मटेरियल है, इसकी कॉपी को इन्होंने फोल्ड कर लिया, कवर कर लिया, तो जाहिर है अब जो है ये ट्रू न्यूक्लियस बन गया। प्रोकैरियोटिक सेल से अब ये यूकैरियोटिक सेल बन गया। ठीक है, यही इसकी मेन पॉइंट है कि प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन फोल्डेड इनवर्ड और इन्वेजिनेटेड टू इनक्लोज द कॉपीज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। सो प्रोकैरियोटिक सेल से ये जो है यूकैरियोटिक सेल बन गया। वेरी सिंपल सी पॉइंट है, कोई इसमें डिटेल डिस्कशन लॉजिक है ही नहीं। जो टेक्स्ट बुक की यही पॉइंट है, यही इसकी थ्योरी की पॉइंट है कि किस तरह से प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक इन्वेजिनेशन, इनवर्ड फोल्डिंग हुई है, जेनेटिक मटेरियल को इन्होंने इनसर्किल कर लिया और इसी तरह से यूकैरियोटिक सेल बन गया। These several double membrane entities within single cell were found. Double membranous entities. डबल मेम्ब्रेन जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, इसी तरह से क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है जैसे आप सबको पता है। तो कुछ जो है सिंगल मेम्ब्रेन, कुछ डबल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स बन गई। एंड यू नो वेरी वेल कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है, राइबोसोम है जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। तो इसी तरह से यूकैरियोटिक सेल में क्या हुआ था, कौन सी चेंजेस हुई कि इनका जेनेटिक मटेरियल है उसके बाहर भी एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई, प्लस में जो ऑर्गेनेल्स हैं, जो नए ऑर्गेनेल्स बने अब उनके ऊपर भी जैसे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल बन गए। These entities could then have evolved into eukaryotic nucleus, mitochondria and chloroplast. ठीक है, इसी तरह से जो अर्लियर जो यूकैरियोटिक सेल था यकीनन उसके अंदर क्या हुआ,
उनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस है। यूकैरियोटिक न्यूक्लियस कौन सा न्यूक्लियस होता है? यूकैरियोटिक न्यूक्लियस वो न्यूक्लियस होता है जिसकी मीन्स एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है, ये ट्रू न्यूक्लियस होता है, ये यूकैरियोटिक लाइक न्यूक्लियस कहलाएगा। इसके अंदर इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। आउटर मेम्ब्रेन जो स्मूथ होती है और इनर मेम्ब्रेन जो फोल्डेड होती है, तो ये डबल मेम्ब्रेन ऐसी स्ट्रक्चर है। इसी तरह से क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, दोनों मेम्ब्रेन्स जो है इनकी स्मूथ होती हैं और अंदर जो है थाइलेक्वाइड के स्टैक होते हैं, थाइलेक्वाइड ऐसी मेम्ब्रेन्स होती हैं, तो ये अंदर ये स्ट्रोमा है भरल। तो इसी तरह से ये जो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर बन गई। तो प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल एक पॉसिबल थ्योरी है। इन्वेजिनेशन, जैसे इन्वेजिनेशन की मीनिंग क्या है? फोल्डिंग इनवर्ड। तो इसी तरह से यूकैरियोटिक न्यूक्लियस भी बन गया है और डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स भी बन गई। अब हम नेक्स्ट आते हैं, बहुत ही सिंपल सी पॉइंट है, इंटीटेस्ट के स्टूडेंट के लिए ऐसी कोई मुश्किल चीजें नहीं है। तो इसमें जैसे एक इलस्ट्रेशन भी है, जैसे इलस्ट्रेशन ये है कि जैसे एंसेस्ट्रल यूकैरियोटिक सेल है, एक ये सेल जस्ट एक एंसेस्ट्रल यूकैरियोटिक सेल है, और उसकी जैसे आप देखें ये इंटरनल मेम्ब्रेन सिस्टम है। इंटरनल मेम्ब्रेन सिस्टम किस तरह से हुआ है? इंटरनल मेम्ब्रेन सिस्टम ये हुआ है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक बैक्टीरियम है, जैसे ये बैक्टीरियम, एक बैक्टीरियम जब इस लाइक एक पॉसिबल थ्योरी ये भी है कि जब इस सेल के अंदर दाखिल हुआ तो यकीनन ये जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन अब इस बैक्टीरियम के इर्द गिर्द आ गई, बैक्टीरियम के इर्द गिर्द आ गई, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया विद डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर बन जाती है। तो अर्ली जो यूकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल, ऐसी एक लाइक एक थ्योरी भी है, पॉसिबल थ्योरी भी है कि जब ये बैक्टीरियम, इसी बैक्टीरियम में से अब ये माइटोकॉन्ड्रिया बना है, इसी बैक्टीरियम से ही माइटोकॉन्ड्रियम बना है। किस तरह से? जैसे ये जब जाहिर है अर्ली जो एंसेस्ट्रल यूकैरियोटिक सेल है उसकी मेम्ब्रेन को जब जैसे ये टच करते हैं तो मेम्ब्रेन जो इनवर्ड फोल्ड होता है, और यही फोल्ड जो अब इसके इर्द गिर्द आ गई, नाउ इट इज कॉल्ड एज माइटोकॉन्ड्रिया, नाउ इट इज कॉल्ड एज माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसी थ्योरी, इसी तरह की थ्योरी से आगे एक और एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी है। एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी वाज प्रोपोज्ड बाय लेन मार्गुलस। First step in a evolution of eukaryotic cell is thought to have occurred when a large anaerobic amoeboid prokaryote, large anaerobic amoeboid prokaryote ingested a small aerobic bacterium. उसने क्या किया? स्मॉल एरोबिक बैक्टीरिया को इसने इंजेस्ट कर दिया, एरोबिक बैक्टीरिया, और ये क्या था? लार्ज अमेबॉइड लाइक एनारोबिक बैक्टीरिया था। अमेबॉइड प्रोकैरियोट था, एनारोबिक था, ये एनारोबिक था, और इसने क्या किया? एक स्मॉल एरोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया को जैसे इसने इंजेस्ट कर दिया, इंजेस्ट कर दिया, एंड स्टेबलाइज्ड इट्स प्रे एज एन एंडोसिम्बायोट रादर देन डाइजेस्टेड इट। इसको जैसे अंदर ये जब ये स्मॉल बैक्टीरियम दाखिल हुआ, एरोबिक बैक्टीरियम दाखिला, इसको डाइजेस्ट नहीं किया, इसको डाइजेस्ट नहीं किया, इसको रिटेन किया इसने, स्टेबलाइज्ड इट्स प्रे। जैसे वरना बैक्टीरिया जब भी कोई चीज जैसे ये इनगल्फ कर रहे हैं तो उसको डाइजेस्ट कर देते हैं, तो इसको डाइजेस्ट नहीं किया, इसको रखा, स्टेबलाइज्ड इट्स प्रे एज एन एंडोसिम्बायोट रादर देन डाइजेस्टिंग इट। इसको डाइजेस्ट नहीं किया, लार्ज एनारोबिक बैक्टीरिया ने स्मॉल एरोबिक बैक्टीरिया को जैसे इसने इनगल्फ कर दिया, डाइजेस्ट नहीं किया, और इसके अंदर ये स्टेबल के लाइक एंटिटी के तौर पे रह गया। तो इससे आगे क्या बना? दिस एरोबिक बैक्टीरियम जो अंदर दाखिल हुआ डेवलप्ड इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे पहली इलस्ट्रेशन जो हमने थोड़ी देखी थी ना, इलस्ट्रेशन देखिए, अब ये थोड़ा टेक्स्ट डिस्कस करें, वही सेम है, इलस्ट्रेशन आपके जहन में होगी तो यकीनन थोड़ा सा ये समझ में आ जाएगा। जैसे दोबारा देखते हैं इलस्ट्रेशन के अंदर क्या था। इलस्ट्रेशन के अंदर यही था ना कि जैसे ये लार्ज एंसेस्ट्रल यूकैरियोटिक सेल, यानी जो शुरू में क्या था? लार्ज एनारोबिक बैक्टीरिया, ये एनारोबिक था, एनारोबिक था, और इसने क्या किया? स्मॉल एरोबिक बैक्टीरियम, एरोबिक बैक्टीरियम को जैसे इनगल्फ किया, अंदर इनवर्ड गया, तो अब ये क्या बन गया? एरोबिक बैक्टीरिया। अब नाउ इट इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया बन गया। तो इसी तरह की जो थ्योरी है, इसी तरह की थ्योरी यही जो बता रही है सेम के लाइक एनारोबिक बैक्टीरिया, लार्ज एनारोबिक अमेबॉइड प्रोकैरियोटिक इंजेस्टेड ए स्मॉल एरोबिक बैक्टीरिया एंड स्टेबलाइज्ड इट्स प्रे। डाइजेस्ट नहीं किया, उसको स्टेबलाइज इट्स प्रे
एज ए एंडोसिम्बायोट रादर देन डाइजेस्टिंग इट, बजाय उसको डाइजेस्ट करने के लिए उसने उनको रखा। तो इसी एरोबिक बैक्टीरियम से आगे क्या डेवलप हुआ, एरोबिक बैक्टीरियम से माइटोकॉन्ड्रिया डेवलप हुआ। जो लाज था वो एनारोबिक था, जो इंजेस्ट किया उसने वो स्मॉल था, एरोबिक था। जैसे कि आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन हम पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर में चैप्टर 4 सेल, जो एसटीबी में आपने पढ़ा होगा। सेल्यूलर रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन सेंटर फॉर। तो इसी तरह से एरोबिक बैक्टीरियम से ही जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया इवॉल्व हुए, द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इन यूकैरियोटिक सेल। तो वही सेम चीज, पोजीशन ऑफ सच माइटोकॉन्ड्रियन लाइक एंडोसिम्बायोट confirmed the advantage of aerobic respiration in its host। जाहिर है होस्ट को, होस्ट कौन सा, जिसने रिलेशनशिप में रहा ना, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में। तो एरोबिक जैसे ये बैक्टीरियम था, अब तो माइटोकॉन्ड्रिया बन गया। तो माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से जैसे उसको मोर एनर्जी मिल रही थी उस एनारोबिक बैक्टीरियम को, तो ये एडवांटेज या फायदे वाली बात थी। इस वजह से एक मैकेनिज्म कि लाइक उसने इसको डाइजेस्ट नहीं किया, उसको एक रिलेशनशिप सिम्बायोसिस रिलेशनशिप के तहत उसको रखा। तो यानी एक बहुत ही अच्छी मैकेनिज्म इसको लगी क्या, पोजीशन ऑफ सच माइटोकॉन्ड्रिया लाइक एंडोसिम्बायोट confirmed the advantage of aerobic respiration in its host। जाहिर है जब एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही थी तो मींस एटीपी प्रोडक्शन भी हो रही थी, तो ये एक एडवांटेजियस बात थी। फ्लैजिला may have derived through the ingestion of prokaryotes similar to स्पायरोकीट्स। तो इसी तरह से फ्लैजिला भी जिस तरह से कुछ में डेवलप हो गए थे ऐसे प्रोकैरियोट्स के अंदर, जैसे थ्रू द इंजेक्शन ऑफ प्रोकैरियोट, जब भी ऐसे प्रोकैरियोट्स जैसे इंजेस्ट करते थे तो उसमें सिमिलर टू द स्पायरोकीट, स्पायरोकीट जो बैक्टीरिया है स्पायरोकीट, उनमें जैसे ये फ्लैजिला होते हैं। स्पायरोकीट यकीनन बैक्टीरिया में आपने देखा होगा कि उसमें एक ये फ्लैजिला होता है। तो ऐसे स्पायरोकीट में जैसे फ्लैजिला मे हैव ड्राइव्ड थ्रू इंजेक्शन ऑफ प्रोकैरियोट्स, जब इंजेक्शन ऑफ प्रोकैरियोट कर रहे थे तो उसमें कुछ ऐसे भी यूकैरियोट्स थे जिनमें फ्लैजिला भी थे। बट आगे इतने हम चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं कि ये फिनोमेना कैसे हुआ है। कि जैसे ये देखिए प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक होस्ट सेल है, जस्ट इसके अंदर कुछ भी नहीं, इसके अंदर इसका डीएनए था। तो एरोबिक बैक्टीरियम, ये एरोबिक बैक्टीरियम है। एरोबिक बैक्टीरियम जैसे इसको इंजेस्ट किया तो ये इनवर्ड इन्वेजिनेशन हो रही है, इन्वेजिनेशन और फोल्डिंग बनी। तो काफी सारे जैसे ऐसे एरोबिक बैक्टीरिया जब दाखिल हो गए तो बैक्टीरिया टर्न इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। तो यही बैक्टीरिया जो अब एरोबिक बैक्टीरिया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर टर्न हो गए, और इन्वेजिनेशन की वजह से जैसे ये देखें इसमें जेनेटिक मटेरियल के बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं है अब, बट इस जेनेटिक मटेरियल के बाहर जो है मेम्ब्रेन आ जाती है। तो इस तरह से ये जो प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल बन जाता है। एक और नेक्स्ट फिनोमेना में ये हुआ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। जैसे एरोबिक बैक्टीरिया से माइटोकॉन्ड्रिया बनी, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को जब इन्होंने इनगल्फ किया तो यही फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्लोरोप्लास्ट में जो है कन्वर्ट हो गए। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया उनको जब ऐसे इनगल्फ किया उन्होंने, तो अब इन्हीं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया से क्लोरोप्लास्ट बन गए। अब देखें यूकैरियोटिक सेल इन एनिमल, फंगस एंड सर्टेन प्रोटिस्ट, उनके अंदर जैसे लाइक ओनली एंड ओनली जैसे माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद हैं। यूकैरियोटिक सेल स्पेशली प्लांट्स एंड सर्टेन प्रोटिस्ट जैसे यूग्लिना होता है उसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं। तो इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रक्चर्स डेवलप हुई। कैसे डेवलप हुई, एरोबिक बैक्टीरिया को जब इनगल्फ किया तो उसमें से माइटोकॉन्ड्रिया बन गए। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को जब ऐसी सेल ने जैसे इनगल्फ किया तो आगे क्लोरोप्लास्ट बन गए। तो आहिस्ता आहिस्ता ये कह रहे हैं कि इस एंडोसिम्बायोसिस मैकेनिज्म के जरिए अब थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी हो रही है। प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक सेल बन रहे हैं, यूकैरियोटिक सेल में भी जैसे एनिमल सेल बन रहे हैं, फंजाई सेल बन रहे हैं, प्लांट सेल बन रहे हैं, डिफरेंट टाइप के सेल्स बन रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी की वजह से। ठीक है, तो वेरी क्लियर है, इजी है। शुरू में जैसे अर्ली प्रोकैरियोटिक सेल था उसने एरोबिक बैक्टीरियम को जैसे इनगल्फ किया तो वो माइटोकॉन्ड्रिया बन गई। उसके बाद फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को जब इन्होंने इनगल्फ किया तो ये क्लोरोप्लास्ट में टर्न हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यानी अब जो एनिमल सेल अलग हुए, फंजाई के अलग हो गए, प्रोटिस्ट के कुछ, और इसी तरह से प्लांट सेल और जैसे यूग्लिना वगैरह ऐसे ऑर्गेनिज्म बनते गए। ठीक है, एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी है नेक्स्ट हमारी डिस्कशन कि क्लोरोप्लास्ट आर थॉट टू बी डिराइव्ड फ्रॉम द सिम्बायोटिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। जैसे अभी हमने डिस्कस किया फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को
जब उन्होंने इनगल्फ किया तो ये अब क्लोरोप्लास्ट बन गए। इन एडिशन बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर सिमिलर इन साइज टू बैक्टीरिया, have their own DNA, have their own ribosome similar to those of bacteria and produce a limited portion of their own enzyme and protein। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है फर्स्ट ईयर में एसटीबी के अंदर इतनी डिटेल नहीं है, बट एनटीबी बुक के अंदर वेरी क्लियर है, बहुत ही अच्छी डायग्राम इलस्ट्रेशन मौजूद है, डिटेल भी मौजूद है। दोनों के अंदर हम थोड़ा बहुत पढ़ते भी हैं कि लाइक माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या सिमिलरिटीज है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में क्या सिमिलरिटीज है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर दोनों के अंदर क्या सिमिलरिटीज है, हम जिसमें डिस्कस करते हैं। बोथ आर एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनिल्स हैं, और इसी तरह से एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनिल्स के अलावा बोथ हैव देयर ओन डीएनए, बोथ हैव देयर ओन, जैसे राइबोसोम, इनके अंदर अपने राइबोसोम्स है, और इनके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस की मैकेनिज्म मौजूद है। वरना ये जैसे आपको पता है ऑर्गेनिल के पास नहीं होनी चाहिए ये सारी, जैसे एक यूकैरियोटिक सेल जो होता है उसमें जैसे मैकेनिज्म होती है ट्रांसक्रिप्शन की, डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होता है, उससे एमआरएनए बनता है, न्यूक्लियस से एमआरएनए निकल के साइटोप्लाज्म में आता है, राइबोसोम मौजूद है, वहां पे जो प्रोटीन सिंथेसिस का अमल होता है। बट जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट हैं, इनके पास इनका अपना डीएनए, इनके पास अपना आरएनए, इनके पास अपने राइबोसोम है, अपनी लाइक प्रोटीन सिंथेसिस की मैकेनिज्म मौजूद है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के हवाले से हमने पढ़ा था। तो वही है, ये क्यों हुआ है, बिकॉज ये शुरू में जो इनकी एवोल्यूशन है वो इस तरह से है कि लाइक जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया थे वो इनगल्फ हुए तो वो बन गए फोटोसिंथेटिक, वो क्लोरोप्लास्ट बन गए। ठीक है, जैसे थोड़ी देर पहले हमने इलस्ट्रेशन जो देखी थी, आपको यकीनन याद है कि इस इलस्ट्रेशन के अंदर हमने क्या देखा था कि एरोबिक बैक्टीरिया, जैसे एरोबिक बैक्टीरिया इनगल्फ हुआ तो वो माइटोकॉन्ड्रिया बन गया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया इनगल्फ हुआ तो उससे क्लोरोप्लास्ट बना। तो यही एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी बता रही है हमें। एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी के डीएनए, और टू एक्सप्लेन दिस ऑब्जर्वेशन इट इज सजेस्टेड दैट द एंडोसिम्बायोट्स मस्ट हैव ट्रांसफर्ड ओवर टाइम सम ऑफ देयर जीन्स टू देयर होस्ट न्यूक्लियस एंड लॉस्ट देयर इंडिपेंडेंस फॉर देयर सेक ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। आगे क्या हुआ है, जैसे आपको पता है कि शुरू में तो ये बैक्टीरिया जिसको इनगल्फ किया था वो तो उनका अपना एक सिस्टम था, इंडिपेंडेंट सिस्टम था डीएनए से आरएनए या प्रोटीन बनाने का। जैसे वो कहते हैं कि जो उन्होंने इनगल्फ किया, होस्ट सेल के अंदर चले गए, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाया, उसके बाद क्या किया इन्होंने, अपनी जो एक इंडिपेंडेंस कहें या एक ऑटोनॉमस अपनी मैकेनिज्म थी वो उन्होंने लॉस की। फिर भी सेमी ऑटोनॉमस है अभी तक है, पर वो सब उस होस्ट सेल के न्यूक्लियस को वो ऐसे जीन दे दिए। तो यही है आखिर में कि एंडोसिम्बायोट्स मस्ट हैव ट्रांसफर्ड ओवर टाइम सम ऑफ देयर जीन्स, अपने जीन किसको ट्रांसफर किए, होस्ट सेल, उस बड़े सेल को कर दिए, न्यूक्लियस को, और अपनी जो इंडिपेंडेंस थी यानी इंडिपेंडेंटली जो प्रोटीन सिंथेसिस की मैकेनिज्म थी वो उन्होंने खत्म कर दी फॉर द सेक ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। जाहिर है जब रिलेशनशिप होते हैं, एक बेहतरी के रिलेशनशिप होते हैं, एक को जैसे कुछ थोड़ी सेक्रीफाइस जैसे देनी पड़ती है किसी मकसद की खातिर, तो इसी तरह से इन्होंने जो इनगल्फ हुए तो उनके पास तो थी ऑटोनॉमिक मैकेनिज्म, पर उन्होंने छोड़ दिया, किसको, किसके हवाले से, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के हवाले से। बस आखिरी हेडिंग पे आते हैं, रिगार्डलेस ऑफ द एग्जैक्ट मैकेनिज्म इन्वॉल्व। एग्जैक्ट मैकेनिज्म क्या है किसी को नहीं मालूम। The emergence of the eukaryotic cell led to the dramatic increase in the complexity and diversity among the organism on the earth। क्योंकि हमारी हेडिंग यही थी प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल कैसे बने, तो थोड़ी देर पहले हमने देखा कि एनिमल सेल भी हो गया, फंजाई के सेल हो गए, इसी तरह से प्रोटिस्ट भी हो गए, प्लांट्स भी हो गए, तो ये सारे डाइवर्स टाइप के सेल्स बने, और इन्हीं में से आगे जो है डिफरेंट टाइप के अब प्लांट्स एनिमल ऑर्गेनिज्म बनते गए। जैसे यूकैरियोटिक सेल बने तो उनमें डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म बनते गए। एट फर्स्ट ऑर्गेनिज्म वर कैपेबल ऑफ एग्जिस्टिंग ओनली इन द इंडिपेंडेंट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। पहले पहले ऑर्गेनिज्म थे वो यूनिसेल्युलर थे, मल्टी नहीं थे, सिंगल सेल अलग अलग जैसे वो उनकी एग्जिस्टेंस थी। लेटर समहाउ इवॉल्वड इनटू मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। उसके बाद जो है जैसे मल्टी सेलुलर, जैसे हम देखते हैं ना प्रोटोजोआ फाइलम है, प्रोटोजोआ उसमें वो सारे यूनिसेल्युलर है, यूनिसेल्युलर है। काफी सारे अल्जी जो है शुरू में यूकैरियोटिक थे, यूनिसेल्युलर है। फंगस एक यीस्ट यूनिसेल्युलर है। इसी तरह से शुरू में जो ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक थे वो
यूनिसेल्युलर थे, बाद में ये सारे मल्टी सेल्युलर बन गए, स्पेशलाइज फॉर डिफरेंट फंक्शंस। द मल्टी सेल्युलर फॉर्म्स बिकम एडेप्टेड टू लाइफ टू ग्रेट वैरायटी ऑफ एनवायरनमेंट, और उसके बाद आगे जो है डिफरेंट एनवायरनमेंट में रहने लगे और उनके डिफरेंट फॉर्म्स बनते गए। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन है, बाकी हम कल देखेंगे। सी यू बाय नेक्स्ट।